हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? अच्छे से हैं? खूब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हुंड का नियम। ठीक है बच्चों, हुंड का नियम पढ़ेंगे और कुछ इसके पर आधारित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हुंड का नियम जो है ये है कि जहाँ तक संभव होता है किसी उपकोष की ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन मतलब चक्रण वो समदिश होते हैं। मतलब ये है कि किसी भी उपकोष में उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जब आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है, ये हुंड का नियम इस बात की व्याख्या करता है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि कैसे ये व्याख्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात, उपकोष को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं बच्चों? यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। ठीक है, यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ठो। पी वाले में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। डी वाले में 5, एफ वाले में 7। हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं क्योंकि पीछे के सारे वीडियो आप देख चुके होंगे। तो इस प्रकार से यस ऑर्बिटल पी, यस के जो ऑर्बिटल बनेंगे और पी के जो ऑर्बिटल बनेंगे, डी के बनेंगे, एफ के बनेंगे। तो यहाँ पे हुंड ने कहा कि ऑर्बिटलों को हम लोग आयत से प्रदर्शित करें। ऑर्बिटल को आयत से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों को उसमें हम लोग प्रदर्शित करेंगे तीर द्वारा। अभी जैसे यस ऑर्बिटल है तो नहीं, यस उपकोष है तो यस उपकोष जो है एक यस ऑर्बिटल से मिलके बनता है, आपको पता है। तो एक ठो इसमें ऐसे ऑर्बिटल बना देंगे, ठीक है। पी वाला आपको पता है कि 3 गो पी ऑर्बिटल से मिलके बनता है, तो आप इसमें बनाएंगे 3 गो आयत, ऐसे 3 आयत बन जाते। ऐसे डी वाले में, तो डी वाले में कितना बना देंगे? 5, चूंकि ये 5 से मिलकर बनता है तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5। ऐसे एफ वाले में बच्चों, एफ वाले में आपको 7 बनाना है, तो एफ वाले में आप 7 बना देंगे। ऐसे ही 7 कैसे बन जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 हो गया और 7। इस प्रकार से बन गए। तो ऑर्बिटलों को आयत से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो पहली बात यह होगी कि उपकोष में ऑर्बिटल हो गए। अब इसमें जो है कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरना है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले जो है प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। जितना ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है? एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि किसी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उसके प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में, उपकोष में ऑर्बिटल होता है, तो किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब युग्मित होगा जब उसके प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये जो लिखा है इसका यही सामान्य सी साधारण सी भाषा है और कुछ बहुत नहीं है कि प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करिए तब जोड़ा बनाइएगा, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं कैसे बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ऑर्बिटल तो हो गए, अब हमको बनाना है, मान लीजिए यस वाले में हमको बनाना है S2 बनाना है, P6 बनाना है, D10 बनाना है और F में 14 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो कैसे डालेंगे? तो यस वाले में एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे बना देंगे, दूसरा वाला है तो आप ऐसे बना देंगे, तो 1 और 2 हो गया, ठीक है। पी वाले में 6 बनाएंगे, लेकिन कैसे 6 इलेक्ट्रॉन को रखना है? पहले आपको प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देना है, यानी कि 1 2 3, और तब जाके चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और 5वां यहाँ आएगा, 6वां यहाँ आएगा। यानी प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाना है,
वही बोला जा रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम पहले करना है, उसके बाद जो है आपको युग्मित करना है। जैसे यहाँ पे D10 है तो पहले क्या करना है, पहले आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम करनी है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम करिए, 1 2 अधिकतम हो गया, अभी कहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो गए। अब जाके यह युग्मित होगा, तो 1 2 3 4 5, अब 6 वाले को ये हो गया 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, जो ये तीर की दिशा है वही उसके चक्रण की दिशा यानी स्पिन की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। जो तीर की दिशा है वही उसके चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे F में 14 भरना है तो हुंड ने क्या किया, पहले भाई प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरो, तो प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले चलो अधिकतम करो, 1 2 3 4 5 6 7 कर लिए। अब ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बोलो अयुग्मित है कि नहीं। क्या लिखा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। देखो जितने यह हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उनके स्पिन समदिश हैं, माने चक्रण की दिशा समदिश होती है। अब जाके 7वें के बाद 8वां आपका यहाँ आएगा, 9वां यहाँ आएगा, 10वां 11 12 13 14, और जो ऊपर तीर जा रहे उसको +1/2 और जो नीचे जा रहा वही -1/2 है, जो आपने पाउडी के अपवर्जन नियम में इसकी व्याख्या सुना था। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए केवल आप D5 बनाइए, D5 यानी कि D उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका आप वितरण बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, आप पहले ऑर्बिटल बना लेंगे। D वाले में कई ऑर्बिटल होगा, 5 गो, तो 5 को बना लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 तो बन गया। इसके बाद आपको 5 इलेक्ट्रॉन इसमें रखने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन रखना तो ये नहीं कि 2 इसमें 2 इसमें, नहीं, हुंड कह रहे हैं कि सबसे पहले सभी में आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम करेंगे। ये देखिए बच्चों D5 का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अयुग्मित हैं। आगे भविष्य में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी, तो उसमें हुंड के नियम का बहुत ज्यादा महत्व होगा। तो इसलिए ध्यान पूर्वक इस नियम को आप लोग सीख लीजिए कि कैसे जो है हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यही बोल दे ना, मान लीजिए बोल दे अभी D7 मान लीजिए कह दें, और D7 में आपसे कह दे बताओ तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले देखो तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये 1 2 3 4 5। अब पहले चारों जो है ये पांचों में पहले आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 5 ठौरे हैं, ये सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन संख्या कितनी है इस ऑर्बिटल की, 7। तो 7 अब समझ लो इनका शादी हो गई, अब युग्मित हो गए। हाँ देखो शादी को बड़ा मुस्कुरा रहा है। हाँ ठीक है, हो जाएगी। तो अभी जो है ये क्या हो गया, ये युग्मित हो गया भैया। तो कितना हो गया, 5 1 6 हो गया, इसका भी हो गया, ये भी युग्मित हो गया। तो इस प्रकार से 2 तो युग्मित हो गए, लेकिन 3 लोग जो बच गए बच्चों, यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यही तीनों क्या हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से आप किसी में भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछ दे आपसे P4 में निकालिए, P4, तो P4 तुम कैसे बनाओगे, P वाले में कै ठो बनाओगे, P वाले में तुम 3 ठो बनाओगे ना। P वाले में 3 ऑर्बिटल होता है, Px Py Pz, Px Py Pz। तो P4 को हमने बनाया, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 हो गए। अब जाके युग्मित होगा, तो अब ये युग्मित हो गया बच्चों। तो देख लो 2 कितने बच गए, 2 तुम्हारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए। इसी प्रकार से सबका निकाल सकते हैं। कोई सोच रहा होगा भाई F का नहीं बताया, तो चलो F का भी निकाल दो बच्चों। मान लो F9 है, तो F9 है तो आप क्या करेंगे, F में पहले तो ऑर्बिटल बनाएंगे। तो F में ऑर्बिटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा पतला हो गया, मान लीजिए थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 तो हो गए भाई, 7 हो गए। पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कर दिए। अब 8वां यहाँ आ गया, 9वां यहाँ आ गया, तो
2 लोग युग्मित हुए और बाकी 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। इस प्रकार से हम लोग हुंड के नियम से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज यहाँ से निकलकर सामने आती है। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यह एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आ गया, नाइट्रोजन परिवार में सभी इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल में वितरण प्रदर्शित करना है। तो नाइट्रोजन में अब देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 7 होता है, मतलब 7 गो इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनका वितरण आपको बताना है, तो पहले तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे, जो कि अभी आगे आपको बताएंगे। हालांकि कुछ आप पढ़े होंगे, हाई स्कूल में जान रहे हैं, 1s2 2s2 और 2p3 हो गया बच्चों। तो 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनका आपको वितरण बना देना है। तो वितरण बहुत आसान है बच्चों, देख लो। 1s2 है तो 1s के लिए आप अलग बना देंगे, एक ऑर्बिटल इसके लिए अलग बना देंगे। 2s2 के लिए इसके लिए एक ऑर्बिटल बना देंगे, s वाले में एक ऑर्बिटल बनता है। p वाले में बच्चों 3 ऑर्बिटल बनता है, तो आप 3 ऑर्बिटल बना देंगे ऐसे, एक ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल। अब इनका पहले प्रदर्शित कर देंगे 1s2, तो एक इसमें और फिर एक यहाँ पे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। 2s2 में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, 2s2 हो गया। फिर 2p3, अब p वाले में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से आप वितरण बता देंगे। हालांकि ये कहिए ये नहीं पूछा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। यदि पूछा जाता तो आप निस्संदेह बताते अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। तो इस प्रकार से आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की भी जानकारी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया कि भाई आप 3d6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो 3d6 बच्चों, 3d6 तो d वाले में कितने बनाओगे? 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे बनाएंगे बच्चों, कभी ऐसे मत बनाना, ऐसे एकदम रॉन्ग हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 मान लो हो गया। अरे भाई कितना, 5 बनाना था ना, सॉरी। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब ऐसे कभी मत बनाना कि 1 2 3 4 5 6 मेरा कंप्लीट हो गया ना, एकदम रॉन्ग है। क्योंकि हुंड का नियम तुम पढ़ रहे हो, तो हुंड ने यही बताया है कि पहले क्या करना है, प्रत्येक ऑर्बिटल में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये हो गया बच्चों। अब देख लो कितने बचे, 1 2 3 4 को बच गया ना। तो यहाँ पे आ गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको मिल गया कि भाई आप बता दीजिए 4f, मान लीजिए 6 मान लेते हैं, ठीक है। 4f11 मान लेते हैं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताइए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बता दीजिए। तो क्या करोगे, एफ बनाओगे ना, कितना बनाओगे, एफ में 7 बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया बच्चों। तो कितना हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, जितने बच गए वही हो गए तुम्हारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 3। तो इस प्रकार से हम लोग हुंड के नियम का प्रयोग कर सकते हैं।